अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं सैटेलाइट टाउन में मौजूद हूँ। सैटेलाइट टाउन की अगर हम बात करें तो ये पोश एरिया है। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है, क्योंकि ब्रांड है तो एक्सपेंसिव तो होगा। लेकिन एक ऐसी चीज़, सबसे अनमोल चीज़ हम कहते हैं ज़िंदगी को, लेकिन यहाँ ज़िंदगी सिर्फ 10 रुपये में जन्म लेती है। यहाँ एक ऐसी जगह भी है, यहाँ पे सिर्फ 10 रुपये में आपको एक नई ज़िंदगी मिल सकती है, आप एक नई ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ सैटेलाइट टाउन में, जो हॉस्पिटल है इस वक्त मैटरनिटी हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ, और हम देखते हैं कि 10 रुपये में ज़िंदगी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद असल में ये है कि आप तक हम पहुँचा सकें कि किस तरह आप यहाँ से रहनुमाई ले सकते हैं और किस तरह आप भी 10 रुपये में एक नई ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। तो नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आज हम आपको विज़िट करवाएंगे अस्पताल के बहुत से जो इधर डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे टेस्ट होते हैं, वहाँ पे यहाँ पे हिफाज़ती टीके लगाए जाते हैं, सी सेक्शन भी है, नॉर्मल डिलीवरी भी है, ये सारे मामलात हैं, हम आपको दिखाएंगे। तो नाज़रीन, मैटरनिटी हॉस्पिटल का जो एमएस है डॉक्टर नसीर अवान, उनके साथ हम मौजूद हैं, क्योंकि यूं ही इफ्तिताह हुआ 2013 में हॉस्पिटल का, तो जो चार्ज था फर्स्ट टाइम एमएस का इन्होंने संभाला था। इनसे हम बातचीत करते हैं कि तब से लेकर अब तक क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं और इनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना हुआ है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, आपने यूं ही 2016 में इधर का चार्ज संभाला एज ए एमएस, तो आपको कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश आई, और इसके अलावा आपके समय थे कि तब से अब तक कौन सी इम्प्रूवमेंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2016 सितंबर में ज्वाइन किया यहाँ पे एज ए एमएस। उससे पहले इसका एडिशनल चार्ज होता था, हमारे जो डीएचओ साहिबान होते थे उनके पास एडिशनल चार्ज होता था, लेकिन ज़ाहिर वो उनकी अपनी बहुत सारी मसरूफियत होती थी, वो इतना टाइम नहीं दे सकते थे। लेकिन जब से मैं फिर आया हूँ तो फिर मैंने इस हॉस्पिटल को दोबारा हमने एक नया स्टार्ट लिया यहाँ से। जब मैं आया था तब कोई मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट नहीं थी यहाँ पे, सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट थी। लोग आते थे, काम करते थे, चले जाते थे, और बाकी जो सारा हॉस्पिटल था उसकी जो शक्ल ऐसी ही थी कि बाहर से कोई बंदा मानता ही नहीं था कि ये हॉस्पिटल है। जब मैंने चार्ज लिया तब माशाल्लाह हमने फिर मॉर्निंग इवनिंग नाइट 3 शिफ्टें शुरू की। ये 24/7 जिसे हम कहते हैं कि ये तब से शुरू हुआ है। और चूँकि पहले हमारे पास अभी स्टाफ भी कम था तो हमने नॉर्मल डिलीवरी शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह करते करते हम अप टू 160 पर मंथ तक डिलीवरीज हमने टारगेट अचीव किया। उसके बाद चूँकि कोरोना की वजह से थोड़ा सा उसमें डाउनफॉल हुआ, लेकिन दोबारा माशाल्लाह हम उसको, जब से ये बेहतर हुई है कोरोना की पोजीशन, ये अब दोबारा बढ़ गई है। तो सर, बिल्कुल जैसे आपने बातों में स्टाफ का जिक्र किया, तो अगर हम स्टाफ की बात करें तो क्या पोजीशन है आपके पास स्टाफ की, और इसके अलावा मैं आपसे ये पूछूंगी कि सबसे हमारा पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है, इसके अलावा जो स्टाफ हमारे पास सफाई का अमला होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। मेरे पास चूँकि 2 गायनेकोलॉजिस्ट थी और 3 WMO, उसके बाद एक हमारे पेडिटिशियन है, डॉक्टर बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। ये हमारा मेन स्टाफ है जो माँ और बच्चा दोनों को डील कर रहे हैं। तीसरा हमारे पास था काम EPI का, बच्चों के हिफाजती टीके जो हैं। ये माशाल्लाह हम DHQ हॉस्पिटल के बाद दूसरा नंबर हमारा है कि यहाँ पे इतने बच्चे आते हैं कि अप टू 150-160 तक बच्चों को वैक्सीनेशन होती है। जो हमारा पैरामेडिक स्टाफ है उससे तो चले हमें गुजारा चल रहा था, लेकिन हमें स्पेशली जो सेंट्री वर्कर हैं वो हमारे पास 2 ही रहे हमेशा। सीटें हमारे पास 4 थीं, लेकिन बंदे हमारे पास 2 हैं, जो कि सफाई के मामले में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो सफाई वाले अगर ज़्यादा हो जाएं, यही हॉस्पिटल आपको बहुत खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सफाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि सफाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसके अलावा अगर देखें तो बहुत कम स्टाफ में आप इतना अच्छा मैनेज कर रहे हैं, एक इतना अच्छा एक मेगा प्रोजेक्ट आप लेके चल रहे हैं। बहुत शॉर्टेज है आपके पास स्टाफ के, इसके बावजूद। तो सर, सी सेक्शन चला तो आप रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी कमी है, क्योंकि मशीनरी की ज़रूरत है, और इसके अलावा हिफाजती टीकों का मरकज़ भी यहाँ पे है, और नॉर्मल डिलीवरी भी, सारे मामला चल रहे हैं, बिल्डिंग छोटी है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अभी बहुत सी कमियाँ, इन कमियों को किस तरह से आप दूर करेंगे।
अभी जो सी सेक्शन हमारे जो चूँकि बार बार ये मसला आ रहा था जी आप सिजेरियन शुरू करें। लास्ट ईयर जनवरी 2020 वी वर रेडी। हमारे पास मेडिसन उस वक्त हमने इकट्ठी की थी मुख्तलिफ मुहैया हज़रात से, और हम रेडी थे कि जी हम सिजेरियन वगैरह शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे पास चूँकि उस वक्त एनेस्थीसिया मशीन नहीं थी, नंबर 2 हमारे पास एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं था। ये 2 कमियों की वजह से हम तब स्टार्ट ना कर सके। अब जबकि हमारे नए डीसी साहब आए तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि डॉक्टर साहब मैं इसको फुल्ली ऑपरेशनल करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी मैं तो रेडी हूँ, मेरे डॉक्टर्स भी रेडी हैं। उन्होंने हमें थोड़ा सा बैकअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सिजेरियन माशाल्लाह बाकायदगी से कर रहे हैं। हमारे पास एनेस्थीसिया का डॉक्टर भी मौजूद है, हमारे पास एनेस्थीसिया की मशीन भी मौजूद है। थिएटर की जगह बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम उससे जितना भी है अपने वसाइल में रहते हुए हमने माशाल्लाह सिजेरियन शुरू कर दी हैं। और हफ्ते में हमने 2 लिस्टें रखी हुई हैं, रेगुलर और एमरजेंसी मॉर्निंग पे जो भी आती है उसको हम ऑपरेट करते हैं। जो इवनिंग और नाइट पे आएगी उसको हम रेफ़र करेंगे DH को हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे पास अभी डॉक्टर्स इतने मौजूद नहीं हैं। इसके लिए जो मैंने स्टाफ की डिमांड दी थी कि मुझे हर शिफ्ट में 3 WMO चाहिए, लेकिन हमारे पास इस वक्त 3 तो रेगुलर हैं हमारे पास, 2 हमें एडिशनल CO साहब ने दी हैं। जनरल ड्यूटी पे हैं वो लोग, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इन 5 लोगों से ही काम चला रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन अभी सेंट्री वर्कर हमारे पास मज़ीद कोई नहीं आया। सफाई का इंतज़ाम ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है, और बाकी जो पैरामेडिक्स में वार्ड सर्वेंट हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, उन स्टाफ की भी हमें कमी है। और आपने बहुत अच्छी बात की है कि डिप्टी कमिश्नर ख्वाजा सेल साहब आए हैं, उन्होंने भी आपको पुश किया कि इस पे काम होना चाहिए। इससे पहले भी आप एफर्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है गुजरावाला के, वो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्हें हम जब भी देखते हैं तो वो किसी ना किसी हेल्थ सेंटर का विज़िट भी कर रहे होते हैं। तो आपने बात की है कि हमने अपना आगाज़ तो कर लिया है, अभी तक आपने कितने ऑपरेशंस कर लिए हैं? और इसके अलावा सर मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये कमियां किस तरह से पूरी हैं, क्योंकि अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ पे सी सेक्शन का बाकायदा से इफ्तिताह हो चुका है, तो यूं ही लोग ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? इसके लिए आप क्या सोचा हुआ है आपने? उसके लिए हमारी प्लानिंग, एक तो हमने एक मुहैयर हज़रात हैं मोहम्मद अली भट्ट साहब, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है, उन्होंने हमें एक वार्ड एक्स्ट्रा बनवा के दी है। वो माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन उसकी चल रही है, 20 बेडेड वो एक वार्ड बनेगी। ज़ाहिर है हमारे नंबर ऑफ़ पेशेंट उसमें ताकि एडजस्ट हो सकेंगे। पहले जो बेड थे हमारे वो तकरीबन 15 लगे हुए हैं, 30 बेडेड ये हॉस्पिटल है, तो अब ये बन जाएगा 50 बेडेड हॉस्पिटल। पहली बात तो ये है। दूसरी बात स्टाफ की रह गई। मैं बार बार चूँकि रिमाइंडर देता रहता हूँ DC साहब को भी और CO साहब को भी कि हमें जी स्टाफ मज़ीद आप बढ़ाते जाएं, क्योंकि ज़ाहिर दिन ब दिन ये काम बढ़ता जाएगा। तीसरा, क्योंकि हमने अपनी दीवार के बाहर जो फ्लेक्सें लगाई हैं उसमें एडवर्टाइज़ किया है कि ये यहाँ पे C सेक्शन हो रहे हैं और फ्री हो रहे हैं उसके कोई चार्जेस नहीं है। नंबर 2 कि फुल्ली एयर कंडीशन हमारे वार्ड्स हैं, लेबर रूम है, थिएटर है, सब एयर कंडीशनड है। तो ज़रा ये एडवर्टाइजमेंट जा रही है, अब लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। केबल पे भी हमने एक छोटा सा इश्तिहार इसका दे दिया है कि जी ताकि लोगों को मज़ीद अवेयरनेस हो जाए कि यहाँ पे अब सिजेरियन का काम शुरू हो गया। हमारी जितनी भी LHW है सिटी की जितनी भी हैं उनको हम बता रहे हैं कि हमने सिजेरियन शुरू कर दी हैं, लिहाजा आप अपने पेशेंट रेफ़र करें। तो उसके बाद रहेगी मेडिसिन की जो बात मेडिसिन के लिए मैंने बजट की डिमांड की है। DC साहब भी बड़े इंटरेस्टेड थे, CO साहब को भी कहा है कि जी हमें जैसे भी है इस पेशेंट की कम से कम 7 से 10 हज़ार रुपया एक पेशेंट की मेडिसिन पे लगता है, तो लिहाजा जी हमें बजट दें या हमें मेडिसिन अरेंज करके दें ताकि हम अपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकें। तो डॉक्टर साहब मैंने तो कहा कि आप 10 रुपये में एक नई ज़िंदगी पैदा कर सकते हैं, एक नई ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं, तो क्या ये जो मैंने बात की है ये बिल्कुल दुरुस्त है? जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि हम सिर्फ 10 रुपये लेते हैं एक पर्ची फ़ीस के, जो गवर्नमेंट की फ़ीस है।
उसके बाद कोई चार्जेस नहीं। मरीज़ जो भी ऑपरेट होता है 2 दिन रहे 3 दिन रहे उसका स्टे जो है उसके कोई चार्जेस नहीं। ठीक है जी। और नॉर्मल डिलीवरी जो है उसमें भी उसके 10 रुपये ही हैं सिर्फ एडमिशन के, अदरवाइज़ उसके कोई चार्जेस नहीं। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको कर रहे हैं। आप इसको और क्या इसमें हुकूमत से आपने स्टाफ की डिमांड कर दी, इसके अलावा आप कहते हैं कि यहाँ पे मेडिसिन 2-3 चीज़ें हैं ना, अगर आपने एक अदारे को चलाना है तो उसमें स्टाफ नंबर 1, नंबर 2 उसके लिए बजट्स, ज़ाहिर मेडिसिन कहाँ से आएगी जी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग हॉस्पिटल में जो सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमसे एक चीज़ भी ना मंगवाएं। समटाइम्स हमें मजबूरन कोई ना कोई चीज़ मंगवानी पड़ती है जिससे हमें भी तकलीफ़ महसूस होती है। तो मैं तो समझता हूँ अगर पेशेंट थोड़ा सा हमारा साथ दें तो ये इतना बड़ा काम है कि जो 50,000 से लेके 1 लाख तक आपका प्राइवेट में लगता है तो यहाँ पे फ्री हो रहा है। अगर 200-400-500 की चीज़ लानी भी पड़ जाए तो मेरा ख्याल उन्हें भी उसे बुरा नहीं मनाना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए ताकि हम इस अदारे को माशाल्लाह अच्छे तरीके से चला सकें। और सेकंड थिंग मैं आपको बता दूं कि लोग इसको क्यों प्रेफर करते हैं। लोग कहते हैं यहाँ पे इजी एक्सेस है, इजी अप्रोच है डॉक्टर की, नंबर 1। उसके बाद उसका एडमिशन है, विद इन 2 मिनट्स वो सारा काम मुकम्मल हो जाता है, तो हमें लंबे धक्के नहीं खाने पड़ते, लाइनों में नहीं लगना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट ज़्यादा खुश हैं कि जी हमें तो बड़ी अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं और इंशाल्लाह डे बाय डे ये अब बढ़ता जाएगा। क्योंकि आज भी हमारे 5 सिज़ेरियन हुए हैं, आज जो लिस्ट हमने की है 5 सिज़ेरियन है, तो डेली माशाल्लाह 2, 3, 4 चल रहे हैं ऐसे ही और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं घर में। सर एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि जो स्टाफ है आपके हॉस्पिटल के स्टाफ की आज तक 5 साल में मैंने कोई भी ऐसी कंप्लेन नहीं देखी कि कोई कहे कि ये साथ जो सैटेलाइट टाउन में हॉस्पिटल है किसी ने मिसबिहेव किया है या हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया है, तो ये भी गवर्नमेंट का ही इदारा है। लेकिन इसकी मुझे लगता है कि इसके पीछे आपका हाथ है कि आपने स्टाफ को गाइड ही इस तरह से किया हुआ है, क्योंकि आपका स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैंने अपने स्टाफ से मीटिंग की थी और मैंने उन्हें यही कहा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लोग कहते हैं जी इनका डॉक्टरों का एटीट्यूड अच्छा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने उन्हें कहा था कि आपके मीठे बोल से मरीज़ ज़्यादा ठीक हो सकता है और वही मरीज़ आपकी एडवर्टाइजमेंट है, वो आपको ढूंढेगा। तो अगर आप अच्छा बिहेव करेंगे तो लोग भी आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे और इंशाल्लाह वो पेशेंट फिर आपको ढूंढेंगे। आपके प्राइवेट क्लिनिक पे भी आप कहाँ पे प्रैक्टिस अगर करते हैं तो वहाँ पे भी चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि मेरे डॉक्टर जो हैं उन्होंने उसी लाइन को इख्तियार किया है और मरीज़ों के साथ अच्छा बोलना और उनको ट्रीटमेंट का पूरा मुकम्मल बताना, ये सारी गाइडेंस उनकी जो है उसकी वजह से लोग जो है वो माशाल्लाह खुश हैं। बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे हफाजती टीकों का मरकज़ भी है, इसके अलावा जैसे मैंने पहले बात की है सी सेक्शन भी है, नॉर्मल भी है, इसके चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी यहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं। तो अगर ये सारे मामला है, बिल्डिंग छोटी है तो आप एक और इजाफा हो गया है सी सेक्शन का, तो बिल्डिंग को आप इसका क्या सोचा, आप किस तरह से, एक वार्ड का तो आपने बता दिया कि मुखैर हजरात ने आपको हेल्प किया है, तो नेक्स्ट का आपकी क्या प्लानिंग है इस मामले में? इसमें चूँकि हमारी एक तो जो दूसरी साइड है वहाँ पे भी जगह हमारे पास अवेलेबल है। ये भी डिस्कशन हुई थी डीसी साहब के साथ भी कि वहाँ पे एक तो थिएटर को एक्सटेंड किया जाए और एक छोटी नर्सरी की वार्ड बनाई जाए। क्योंकि हमारे पास पेडिटिशन है तो मैं नहीं चाहता कि हमारे जो भी न्यू बॉर्न पैदा हों उनको हम रेफ़र करें कहीं और। मैं चाहता हूँ कि उनको इधर ही एडमिट किया जाए, यहीं पे नर्सरी बनाई जाए और वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन उसके लिए मुझे ज़ाहिर है रूम भी चाहिए, यानी वार्ड भी चाहिए, प्लस मुझे डॉक्टर चाहिए जो पेडिटिशन के साथ उसे हम कहते हैं मेडिकल ऑफिसर्स। वो मैंने पहले भी 4 की डिमांड की हुई है कि अगर मुझे 4 मेडिकल ऑफिसर्स मिल जाएं तो मैं नर्सरी को भी चला सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। नाजरीन आपने सुना कि यहाँ पे सी सेक्शन का भी इनकी मेहनत है, इनकी लगन है कि इफ्तिताह कर दिया गया है। यहाँ पे तकरीबन हफ्ते में 2 बार उन्होंने बोला कि 5 से 10 ऑपरेट वो कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बच्चों की नर्सरी है इसकी भी खुशखबरी आप बहुत जल्द देखेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस हॉस्पिटल को और ज़्यादा अपग्रेड करने में। तो डॉक्टर साहब आप इस अस्पताल को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए जी, मैं जब पहले दिन आया था ना तो मैंने कहा था सब अपने दोस्तों से कि ये हॉस्पिटल फैसल हॉस्पिटल का मुतबादल होगा,
कि ये मुकाबला करेगा उसका। और अगर इसकी बिल्डिंग को मज़ीद एक्सटेंड किया जाए, गवर्नमेंट कोऑपरेट करे, बजट दे, तो इंशाल्लाह यहाँ पे प्राइवेट रूम्स बनेंगे और लोगों को, जो पोश एरिया के लोग हैं जो हमारे पास पहले अभी नहीं आते हैं, वो भी इंशाल्लाह आएंगे, यहीं से ऑपरेट करवाएंगे, यहीं पे एडमिट होंगे, प्राइवेट रूम मिलेंगे और ये एक अच्छा कमाऊ पुत्र बन सकता है हॉस्पिटल गवर्नमेंट के लिए। जी, डॉक्टर साहब ने कहा कि इनका जो गुजरांवाला का एक हॉस्पिटल है टॉप क्लास का बच्चों का, उससे इनका कंपटीशन है और मुझे लगता है कि ये हॉस्पिटल उससे भी कहीं आगे जाएगा, क्योंकि उधर की जो फीसेस है वो कुछ ज़्यादा हैं और इस मुकाबले में लोग इसको ज़्यादा प्रेफर देंगे और इधर ज़्यादा आएंगे। तो डॉक्टर साहब, अब हम चाह रहे हैं कि जो दूसरे डिपार्टमेंट है आपके हॉस्पिटल के, वहाँ का विज़िट करें और जो आपके साथ लेडी डॉक्टर्स काम कर रही हैं उनसे भी कुछ बातचीत करें। जी ज़रूर जी, आप के साथ चला जाता है एक लड़का, तो आप प्लीज़ बाकी विज़िट कर लें। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा, जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं और जो सी सेक्शन है वहाँ पे ये ऑपरेट भी कर रही हैं, इसके अलावा जो मरीज़ हैं उनको भी डील कर रही हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि पहले तो बहुत आसान था सिर्फ इन्हीं जो पेशेंट से उनको डील करना, लेकिन अब चूँकि सी सेक्शन का इफ्तिताह हो गया है तो ड्यूटी तो डबल हो गई होगी। तो अब कौन कौन सी मुश्किलात हैं जो आपको दरपेश हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे आपने सुना कि मैंने कि पहले आपके पास सी सेक्शन नहीं था, तो आप बहुत टफ़ था क्योंकि स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है। तो इतनी ज़्यादा आप मेहनत कर रहे थे, सब जो 2 4 5 आप यहाँ पे स्टाफ हैं, तो अब सी सेक्शन है, इसको भी आप ही मैनेज कर रहे हैं। तो कौन कौन सी मुश्किलात हैं जो आपको दरपेश हैं? पहले तो ये है कि हम डीसीओ साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सिजेरियन यहाँ पे शुरू करवाए हैं। हम लोगों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि इस हॉस्पिटल में सर्जरी शुरू हो, ताकि यहाँ से जो हमें पेशेंट रेफ़र करने पड़ते हैं वो हम ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि उसके शुरू करने में कुछ मुश्किलात थी कि एक तो हमारे पास स्टाफ कम था, डॉक्टर्स कम थे, कुछ बैकअप इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई का इश्यूज़ था और इसके अलावा मेडिसिन और बजट की लिमिटेशन थी। अब बहरहाल ये कि उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है और सीओ साहब ने भी हमें कुछ लोग जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। अभी हमारा अमला पूरा नहीं है, लेकिन इस लिमिटेड अमले के साथ हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने मैक्सिमम सिजेरियन सेक्शन हम पॉसिबल हो सकते हैं हॉस्पिटल में वो करें। अभी जो मुश्किलात ज़्यादा पेश आ रही हैं, एक तो ये है कि कुछ हमारी स्टाफ जो नर्सेज़ हैं वो कम हैं, डॉक्टर्स भी अभी कम हैं, उतने तो मौजूद नहीं हैं जितने रिक्वायर्ड होते हैं डे एंड नाइट के लिए, लेकिन स्टिल हम लोग जो है ना उनको किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। मेडिसिन्स की काफ़ी ज़्यादा प्रोफिजन है, लेकिन कुछ शॉर्टेज है और कुछ मसला ऐसा है कि चूँकि ये पुरानी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, शॉर्टेज ऑफ स्पेस है, यहाँ पे बेड्स की कमी है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल में वार्ड्स एक्सटेंड किए जाएँ, थिएटर को एक्सटेंड किया जाए और सबसे इम्पॉर्टेंट है पावर सप्लाई जो हमें बैक एंड पे चाहिए होती हैं। क्योंकि आजकल गर्मी की वजह से अक्सर बारिश, आंधियाँ और लोड शेडिंग का मसला शुरू हो जाता है, तो फिर हमें जो है जब इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन होते हैं तो जनरेटर की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कई दफ़ा हमें मतलब सर्जरी को पोस्टपोन करना पड़ता है या डिले करना पड़ जाता है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमारी बिल्डिंग जो है उसको एक्सटेंड किया जाए, पावर सप्लाई को बहाल किया जाए और कुछ जो अमला है जिसकी हमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल, जो एमएस डॉक्टर नसीरा वान साहब हैं उन्होंने बिल्कुल सेम यही अल्फाज कहे थे। यही बात होती है कि अगर हम टीम के साथ चल रहे हैं तो हमारी कन्वर्सेशन तकरीबन सेम होती है। उन्होंने भी इन्हीं जो कमियां थी उन्हीं के बारे में ज़िक्र किया कि हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है, मेडिसन की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इसके अलावा बिल्डिंग कम है, बेड ज़्यादा करने के लिए बिल्डिंग का ज़्यादा होना ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नेक्स्ट हमारी कोशिश है कि यहाँ पर हम बच्चों की नर्सरी है जो उसका भी कोई बंदोबस्त करें, ताकि जो इधर के बच्चे होंगे, न्यू बॉर्न बेबी होंगे, उनको हम कहीं और रेफ़र ना करें। बिल्कुल, ये तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। अभी सेक्शन में जो बच्चे डिस्ट्रेस में होते हैं, हमारे पीडियाट्रिशियन उनको देखते हैं, उसके बाद अगर वो समझते हैं कि इनको नर्सरी की ज़रूरत है तो हम उनको सिविल हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं। और हमने ये रिक्वेस्ट सीओ साहब को, डीसीओ साहब को भी की है कि हमें मेल मेडिकल ऑफिसर्स दिए जाएँ जो कि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट को कवर करें, ताकि वो पीड्स का डिपार्टमेंट, जो बच्चों का डिपार्टमेंट है, उसको देख सकें और अगर हम कोई बच्चे एडमिट करते हैं तो उनका ट्रीटमेंट कर सकें। बाकी डेफ़िनेटली बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मॉडर्न इक्विपमेंट और बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी बिल्डिंग चाहिए होती है। तो आई होप कि गवर्नमेंट जो है इस सिलसिले में हमें सपोर्ट करेगी और इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं गुजरांवाला के, जो बिजनेस मैन हैं, चैम्बर के लोग हैं और भी जो लोग हैं जो कि
गरीब मुखैर हजरात हैं जो गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड, वो आएँ और हमें हेल्प करें, हमें सपोर्ट करें। क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है ये सैटेलाइट टाउन के इलाके का नहीं है सिर्फ, इसको ड्रेनेज एरिया बहुत ज़्यादा लगता है, जिसमें कि फ्री टाउन है, पोंडावाला है, सियालकोट रोड है, और हमारे पास जो हैं वो नौशहरा विरका से, कामोकी से, ख्याली से और हर जगह से पेशेंट आते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा शहर मिलके इस हॉस्पिटल को सपोर्ट करे, इसको स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनाए। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है और बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं, आप लोगों के जो उनके साथ अखलाक है वो उनको यहाँ पे खींच ले आता है, क्योंकि आप के जो पूरा स्टाफ है, पूरा अमला है हॉस्पिटल का, ये मरीज़ों को बहुत अच्छी तरह से डील करता है। और नाज़रीन, जैसा कि हम कहते हैं कि डॉक्टर जो खिदमत खल्क करते हैं, यहाँ पे आपको एक वाकई मुँह बोलता सबूत और आपके पास एक एग्जाम्पल कोड हो चुकी है कि यहाँ का जो अमला है बहुत शॉर्ट अमले में इतना ज़्यादा काम, हफाती टीके भी यहाँ पर लगवाए जाते हैं, सी सेक्शन भी होता है, नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, इसके अलावा बच्चों को जो स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल डॉक्टर है यहाँ पे वो भी है। और ये वाकई पे जो अपना कहते हैं ना कि अपना वो काम सर इंजाम दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अमला हो तो देन भी इतनी इजीली इंजाम नहीं दे सकता। तो डॉक्टर साहब, आपसे लास्ट में मैं यही पूछना चाहूँगी, अभी आप जा रही हैं दोबारा से ऑपरेशन थिएटर पे ऑपरेट करने के लिए, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी वहाँ का विज़िट करें। अभी जो कि अगर सर्जरी चल रही है तो उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि थिएटर में एंट्री के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने स्टरलाइजेशन और सैनिटेशन को जो है ना मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो अगर तो सर्जरी नहीं हो रही तो फिर तो हम आपको प्रिकॉशंस और जो SOPs के साथ आपको विज़िट करा सकते हैं। तो अगर सर्जरी हो रही है तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया, हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। तो अब हम नाज़रीन विज़िट करते हैं वहाँ का जो नया इफ्तिताह हुआ है सी सेक्शन का, उस डिपार्टमेंट का हम विज़िट करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम जो सी सेक्शन है यहाँ पर, जो ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पर मौजूद हैं और अभी यहाँ पे एक मरीज़ है उसका सी सेक्शन होने लगा है। और यहाँ पे जब हम एंटर होने लगे, सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई आप अपने जूता बाहर उतारें और जो इधर स्लीपर जो जूते रखे हैं उसमें अंदर जाए, ताकि सफाई सुथराई और SOPs का हमने ख़ास ख्याल रखना है। अभी यूँ ही इधर मरीज़ आते हैं, डॉक्टर साहब किस तरह से अपना काम स्टार्ट करते हैं ये हम आपको दिखाएँगे। तो नाज़रीन, जिस तरह शुरू में हमने आपको बताया था कि 10 रुपये में किस तरह से ज़िंदगी जन्म ले रही है, और हमने MS से बात भी की, इधर के जो सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट है मैम हुमा, उनसे भी बात की है। इसके अलावा हमने आपको ऑपरेशन थिएटर का भी विज़िट करवाया है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भी आपने देखा है किस तरह शॉर्ट सा अमला और इतनी अच्छे तरीके से सारी अपनी ड्यूटी सारी अंजाम दे रहा है। तो आपको भी इधर का रुख लाजमी करना चाहिए, क्योंकि 10 रुपये में यहाँ पे ज़िंदगी जन्म लेती है। और इसके साथ ही अपने प्रोग्राम राइज एंड शाइन का जो वक्त है वो ख़त्म हुआ चाहता है। लास्ट में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सूफिया मलिक को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜ ਦੇ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ।
ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ। ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करे